बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमने आज पढ़ने हैं। मैं आपको इसमें डिटेल से समझाऊंगा किस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है और जो मेन हेडिंग्स हैं इसकी वो भी आपको समझा दूंगा। उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से समझेंगे और उसके बाद ख़ुद आप इसको याद भी करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ट्रू फॉल्स का है, वो भी करेंगे और इसके अलावा बाद में जो डिटेल क्वेश्चंस हैं और इनमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इनकी मेन हेडिंग्स आपको बता दूंगा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें एग्जाम्पल देनी है तो एग्जाम्पल्स भी आपको साथ दिखा दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन 15 तक जो है वो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको भी आज के ही लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ट्रू फॉल्स का है, और इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है, नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स इनटू सिंपल डाटा स्ट्रक्चर्स। नॉर्मलाइजेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं एक पेचीदा डाटा स्ट्रक्चर जो हमारे डाटाबेस में मौजूद है, किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में, एक सादा डाटा स्ट्रक्चर जिसको समझना और जिस पे काम करना आसान है। तो ये नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन भी यही है, आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स इनटू सिंपल एंड स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है, करेक्ट है, तो इसलिए इसको हम ट्रू कंसिडर करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नंबर 2, अ रिलेशन इज़ डिकम्पोज्ड टू कन्वर्ट इट फ्रॉम 1NF टू 2NF। एक जो रिलेशन है, रिलेशन से मुराद टेबल, एक जो टेबल है उसको डिकम्पोज किया जाता है, यानी उसको स्प्लिट कर दिया जाता है जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट करने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन जब उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे तो उसके लिए हम टेबल को स्प्लिट कर देंगे। जब टेबल को स्प्लिट करेंगे तो इसका मतलब होगा हमने उसको डिकम्पोज कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, करेक्ट है, इसलिए हम इसको ट्रू कंसिडर करेंगे। नंबर 3, द प्राइमरी की कैन नॉट बी अ कंपोजिट की। प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट की नहीं बन सकती। देखें, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्राइमरी की क्या है और कंपोजिट की क्या है। प्राइमरी की यूनिक की होती है और ये सिंगल फील्ड होती है, जबकि कंपोजिट की है ऐसी की जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर यूनिक बनाया जाता है। इसमें प्राइमरी की बेसिकली मुराद इससे ये है कि ऐसी फील्ड जो कि यूनिक है। तो कंपोजिट की भी यूनिक होती है, वो भी प्राइमरी की बन सकती है। यानी अगर हमारे पास एक प्राइमरी की है, उसको हमने कंपोजिट बनाया हुआ है, यानी उसके साथ किसी को कंबाइन करके उसको कंपोजिट की बनाया हुआ है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की जो है वो हो सकती है कंपोजिट की, जबकि उसने क्या लिखा हुआ है कि द प्राइमरी की कैन नॉट बी अ कंपोजिट की। तो प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट की हो सकती है, ये लाइन दुरुस्त है, जबकि उसने जो है वो लिखा हुआ है कैन नॉट बी कंपोजिट की, तो वो गलत है। इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। नंबर 3 फॉल्स है। नंबर 4, इन 2NF यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एवरी नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन द की एट्रीब्यूट। नॉन की एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? नॉन की एट्रीब्यूट से मुराद है नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट, यानी जिसके ऊपर प्राइमरी की नहीं है, सेकेंडरी की कह सकते हैं। वो कहता है कि जो हर नॉन की एट्रीब्यूट है मस्ट डिपेंड होना चाहिए, लाजमी डिपेंड होना चाहिए किसके ऊपर? की एट्रीब्यूट के ऊपर। और की एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? प्राइमरी की को कहते हैं। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, जब टेबल को कन्वर्ट करते हैं तो पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। तो जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़रूरी है कि किसी एक की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करें। तो ये बिल्कुल ट्रू है। नंबर 5, अ रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग 3 रिलेशंस इज़ नोन एज अ टर्नरी रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर 3 रिलेशंस हैं, रिलेशन से क्या मुराद है? टेबल्स, 3 एंटिटीज़ हैं, उसे हम कहते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। तो ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप की 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 यूनरी, नंबर 2 बाइनरी एंड नंबर 3 टर्नरी। जिस तरह से आपने सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स पढ़े, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, सेम इसी तरह से रिलेशनशिप्स की भी 3 टाइप्स होती हैं कार्डिनैलिटी में। हमारे पास जो यूनरी रिलेशनशिप होता है इसमें एक ही एंटिटी होती है और उसका अपने साथ रिलेशन होता है, अपने साथ रिलेशनशिप होता है, उसे हम कहते हैं यूनरी रिलेशनशिप। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास रिकर्सिव इसकी एग्जांपल है। और बाइनरी में हमारे पास 2 रिलेशंस यानी 2 टेबल्स होते हैं और इनमें
हमारे पास दोनों टेबल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, रिलेशनशिप बनाया जाता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास 1 to 1, 1 to many और many to many आता है। जबकि जो थर्ड टाइप है वो है टर्नरी। टर्नरी के अंदर 3 रिलेशंस होते हैं, यानी 3 टेबल्स होते हैं, उनको कंबाइन किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है जो उसने यहाँ पर की हुई है। उसने कहा है कि रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग 3 रिलेशंस इज नोन एज अ टर्नरी रिलेशनशिप। तो बिल्कुल सही है, टर्नरी रिलेशनशिप से मुराद है 3 रिलेशंस यानी 3 टेबल्स। तो नंबर 5 ट्रू है। नंबर 6, अ डेटाबेस एनोमली लीड्स द डेटाबेस टू एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। यानी वो ये कह रहा है कि जब डेटाबेस में एनोमली आ जाती है, वो चाहे इंसर्शन एनोमली हो, डिलीशन हो या फिर अपडेट एनोमली हो, ये लीड करती है किसको? डेटाबेस टू एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। यानी इसके आने की वजह से हमारा डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में चले जाता है, इनकंसिस्टेंट की हालत में चले जाता है, यानी इनकंसिस्टेंसीज में आ जाती है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि अनोमलीज अगर होंगी तो वो हमारा डेटाबेस कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। हालांकि हम ये चाहते हैं हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसलिए तो हम एनोमलीज को रिमूव करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं, एरर्स हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। तो ये लाइन बिल्कुल दुरुस्त है, इसे हम ट्रू कंसिडर करेंगे। नंबर 7, पार्शियल डिपेंडेंसीज आर रिमूव्ड इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF। ये बिल सही है बिल्कुल, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं कि टेबल पहले से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसके अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना पाई जाती हो। तो इसका मतलब ये है कि हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। सो नंबर 7 इज़ ट्रू। नंबर 8, अ रिलेशन में हैव मल्टीपल प्राइमरी कीज़। एक रिलेशन में यानी एक टेबल में मल्टीपल यानी कई प्राइमरी कीज़ हो सकती हैं। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि एवरी टेबल मस्ट हैव ए 1 प्राइमरी की। हर टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, ओनली 1, सिर्फ एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये फॉल्स है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है मल्टीपल यानी कई प्राइमरी की हो सकती हैं, तो ये गलत है। तो नंबर 8 जो है फॉल्स है। नंबर 9, इन रिलेशनल डेटाबेस नो रिलेशन कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। रिलेशनल डेटाबेस में कोई भी रिलेशन यानी कोई भी टेबल जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर किसी टेबल को हमने किसी ना किसी के साथ रिलेट ज़रूर किया होता है, उसका रिलेशनशिप किसी ना किसी के साथ बनाया होता है, उसको हमने लिंक किया होता है किसी के साथ। कोई भी टेबल ऐसा नहीं जो कि आइसोलेट हो यानी अलहदा से हो, मौजूद हो, उसको किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में हम लेकर आए होते हैं। तो इसी चीज़ को तो हम RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम टेबल्स को आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये नंबर 9 ट्रू है। नंबर 10, द डेटाबेस इज़ नॉर्मलाइज्ड टू अवॉइड सर्टन डेटाबेस अनोमलीज। डेटाबेस को नॉर्मलाइज इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर जो अनोमलीज हैं वो रिमूव की जा सकें। तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि हम नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि कॉम्प्लेक्सिटी से बचें, और कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है जब अनोमलीज होंगी। तो अनोमलीज रिमूव हो जाएंगी, डेटाबेस हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा इंटेग्रिटी, व्हाट आर द 2 टाइप्स। डाटा इंटेग्रिटी से क्या मुराद है और इसकी 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं। डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है? डाटा इंटेग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, यानी डाटाबेस में हमारा जो डाटा है वो करेक्ट हो और कंसिस्टेंट हो। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डाटाबेस प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। ये डाटाबेस की सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन यानी हिफाजत के लिए एक नई टर्म है, एक और टर्म है, क्योंकि इससे हमारा डेटाबेस जो है वो दुरुस्त रहता है और उसकी सिक्योरिटी भी अच्छी होती है। अब ये काम करने के लिए हमारे पास इंटेग्रिटी के 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी 2 रूल्स हैं। वो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? एंटिटी इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ये इसकी 2 टाइप्स हैं। एंटिटी इंटेग्रिटी एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जो अप्लाई होता है प्राइमरी की वैल्यू के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू दिस रूल किसी भी टेबल के अंदर प्राइमरी की जो है वो कभी भी नल नहीं होनी चाहिए, यानी प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम उसको नल कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, तो हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी और इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो एंटिटी इंटेग्रिटी रूल है किसके ऊपर? प्राइमरी की के ऊपर, ये बात याद रखनी है। नंबर 2 है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ये भी डाटा इंटेग्रिटी की टाइप है, इसे भी हमें फॉलो करना होता है, और ये रूल अप्लाई होता है फॉरेन की के ऊपर। और इस रूल के मुताबिक इफ़ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन then the foreign key value must match the primary key value of some tuple in its parent relation। यानी अगर किसी टेबल में फॉरेन की मौजूद है तो उसकी वैल्यू मस्ट मैच होनी चाहिए किसके साथ? प्राइमरी की के साथ, या फिर वो कम्प्लीटली नल हो जाए। लेकिन थर्ड केस नहीं होना चाहिए कि फ़ॉरेन की वैल्यू अनमैच है प्राइमरी की के साथ। दूसरे टेबल के अंदर जिसके साथ उसका रिलेशनशिप बना हुआ है, जिस टेबल के साथ, उसमें जो प्राइमरी की है जो फ़ॉरेन की बनी हुई है इस टेबल के अंदर, जो हमारा डिपेंडेंट टेबल है उसमें,
तो पेरेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है उसकी वैल्यू के साथ मस्ट मैच होनी चाहिए फॉरेन की वैल्यू। आसान अल्फाज में कहूँ तो फॉरेन की में ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो कि प्राइमरी की में भी नहीं है, यानी उसकी वैल्यू मस्ट मैच होनी चाहिए। ये दूसरा कंस्ट्रेंट है, दूसरा रूल है किसका, डाटा इंटेग्रिटी का। नंबर 5, व्हाट डू वी डू टू अटेन एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी को लागू करने के लिए, यानी इसको फुलफिल करने के लिए, इसको अटेन करने के लिए हम क्या करते हैं। द एंटिटी इंटेग्रिटी कैन बी अटेन्ड बाय स्पेसिफाइंग प्राइमरी की इन अ रिलेशन। एंटिटी इंटेग्रिटी अगर आप चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्राइमरी की स्पेसिफाई करनी चाहिए किसी भी टेबल के अंदर, क्योंकि टेबल के अंदर एक प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए। When a primary key constraint is specified on relation, the DBMS automatically applies the entity integrity on the attribute that is used as primary key। और जब हम प्राइमरी की लगा देंगे किसी टेबल में तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एंटिटी इंटेग्रिटी लागू हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी की का मतलब ही ये है कि ये यूनिक है और नॉट नल है, यानी ये नल नहीं हो सकती। तो एंटिटी इंटेग्रिटी हमें यही कहती है कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से अगर उसमें कोई वैल्यू छोड़ देते हैं, यानी उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, नल करने की कोशिश भी करते हैं, तो वो हमें नहीं करने देगा। तो जितने भी DBMS हैं उनके अंदर ये रूल ऑटोमेटिकली लागू हो रहा होता है, इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो ये हमें कोई अलग से इसके ऊपर काम नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ प्राइमरी की बना देते हैं एक टेबल के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट को जो कि यूनिक है। नंबर 6, डिफाइन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, हाउ कैन इट बी अचीव्ड। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि ये कंस्ट्रेंट है फॉरेन की के ऊपर कि फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच होनी चाहिए प्राइमरी की वैल्यू से और अनमैच नहीं होनी चाहिए। और ये जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है ये हम कैसे अचीव करते हैं, ये हम इस तरह से अचीव करते हैं कि जब दोनों रिलेशंस को कंबाइन किया जाता है, यानी दो टेबल्स को कंबाइन किया जाता है, रिलेशनशिप बनाया जाता है, तो जिसमें प्राइमरी की है वो पेरेंट टेबल है और जिसमें फॉरेन की है वो डिपेंडेंट टेबल होता है। और जो पेरेंट रिलेशन है यानी पेरेंट टेबल है उसके अंदर जो प्राइमरी की है उसकी वैल्यू फॉरेन की वैल्यू से मैच होनी चाहिए। जब हम इसको मिला देते हैं तो जब हम फॉरेन की के अंदर कोई ऐसी वैल्यू लिखें जो प्राइमरी की में नहीं है तो वो हमें खुद ही एरर देगा, क्योंकि हमने उसको प्राइमरी की के साथ मैच किया हुआ, रिलेट किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ टर्म्स हैं, इनको एक्सप्लेन करना है। सिनोनिम, होमोनिम, रिडंडेंसी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। सिनोनिम किसे कहते हैं? सिनोनिम से मुराद है कि जब दो टेबल्स के अंदर हमारे पास फील्ड्स सेम हों लेकिन उनके नेम्स डिफरेंट हों, इसे हम सिनोनिम कहेंगे। ये एक एरर है, प्रॉब्लम है और इसे हम फिर रिमूव करते हैं। और होमोनिम से मुराद है कि जब दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर फील्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन उनके नाम सेम है तो इसे होमोनिम कहेंगे। रिडंडेंसी से क्या मुराद है? अननेसेसरी, यानी हमारे पास जब एक टेबल में डुप्लीकेट डाटा पड़ा हुआ है, एक ही इन्फॉर्मेशन दो तरीक़ों से वहाँ पर मौजूद है तो हम एक को ख़त्म कर देंगे। लाइक डेट ऑफ बर्थ भी मौजूद है और एज का एट्रीब्यूट भी मौजूद है, तो दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक चीज़ हमें चाहिए, तो इसे रिडंडेंसी कहेंगे। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा से क्या मुराद है कि इसके अंदर ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, यानी इसमें दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू है और अगर एक की वैल्यू ट्रू है तो दूसरे की फॉल्स ही होगी, और अगर एक की फॉल्स है दूसरे की ट्रू होगी। दोनों में एट अ टाइम ट्रू या दोनों में फॉल्स नहीं हो सकता, तो इसलिए हम उसको ख़त्म करके एक फील्ड बना लेंगे। जैसे अगर मेल और फीमेल है तो हम एक, अगर मेल है तो उसमें ट्रू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर फीमेल में फॉल्स होगा, और अगर फीमेल में ट्रू है तो मेल में फॉल्स होगा। तो बजाय इसके ये लिखने के हम इसको एक फील्ड बनाएंगे, एक एट्रीब्यूट बनाएंगे जेंडर के नाम से। अगर तो वो मेल है तो मेल लिख देंगे, फीमेल है तो फीमेल लिख देंगे। ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा है, ये भी प्रॉब्लम है, इसको भी हम रिमूव करते हैं। नंबर 8 है व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग द डाटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है इसमें आपने, और आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि नॉर्मलाइजेशन से किस तरह से कंसिस्टेंसी आती है। तो आपने इसमें लिखना है कि हम इसमें अनोमलीज को रिमूव करते हैं और इस तरह से ये कंसिस्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज़ अ रिलेशन इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एक रिलेशन यानी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब आता है? वो तब आता है जब उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद ना हो। और रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं कि एक, समझ ले कि एक सेल है उसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो उसके सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट वाली फील्ड के अंदर 3 सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये एक एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल बुक में भी है, आप बुक वाली भी कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स हैं और इनको फिर रिमूव करेंगे तो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, गिव एग्जांपल। वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होंगी तो टेबल हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये है कि इसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव होनी चाहिए।
तो बुक वाली एग्जांपल आप कर सकते हैं। नंबर 11, डिफाइन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, एक्सप्लेन विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? जब नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड हो जाए नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर, व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हम इसको कैसे रिमूव करते हैं कि दोनों जो फील्ड्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, दोनों नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं, इनका एक टेबल अलग बना देते हैं और एक को हम प्राइमरी की बना देते हैं और दूसरी जो है वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है। इस तरह से हम इसको अलग कर देते हैं, टेबल इसका स्प्लिट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डेटाबेस अनोमलीज, ब्रीफली डिस्कस इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन अनोमलीज। इसमें आपने अनोमलीज़ की डेफिनेशन लिखनी कि अनोमलीज़ प्रॉब्लम्स होती, और इसमें आपने इंसर्शन अनोमली कि जब हम कोई डाटा इंसर्ट करते हैं टेबल में, ऐड करते हैं, तब ये अनोमली अकर हो जाती है। डिलीशन अनोमली से मुराद है कि जब हम कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तब ये अनोमली अकर हो जाती है। और मॉडिफिकेशन ये से अपडेट अनोमली भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि जब हम कुछ चेंज करेंगे किसी रिकॉर्ड में, किसी रो में, तो तब ये अनोमली अकर होती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट अनोमलीज अराइजेज ड्यू टू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, डिस्कस ब्रीफली। ये जो ऊपर अनोमलीज हमने क्वेश्चन नंबर 12 में देखी हैं, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, ये सारी आ सकती हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वजह से, तो इसमें आपने वही लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन फंक्शनल डिपेंडेंसी, हाउ पार्शियल डिपेंडेंसीज अफेक्ट द रिलेशन। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो किस तरह से एक टेबल को अफेक्ट करती है। अब इसमें सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन आपने लिखनी है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं जब एक टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो। डिपेंड करने से मुराद ये है कि अगर हम एक एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखें तो दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू भी यूनिक निकल कर सामने है, यानी एक एट्रीब्यूट किसी एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको हम कहेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। और पार्शियल डिपेंडेंसी जो है ये क्या होती है कि जब एक टेबल एक या एक से ज़्यादा नॉन के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द पार्ट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन, इसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। अब पार्शियल डिपेंडेंसी के टेबल में हो तो उससे क्या अफेक्ट होता है, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी में अगर हम एक फील्ड जो की एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू लिखें तो पूरा जो रिकॉर्ड है किसी एक पर्सन का वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो, यूनिक रिकॉर्ड निकल कर सामने आए। लेकिन पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो इस तरह से नहीं होगा, यानी कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो किसी एक प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे होते हैं और बाकी किसी और पे कर रहे होते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर जाएँ। तो हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी चाहते हैं, फिर ही हमारा टेबल कंसिस्टेंट रहता है। इसके लिए फिर हम पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, कन्वर्ट द ER डायग्राम यू हैव डिजाइंड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज फॉर द एडमिशन सिस्टम ऑफ योर कॉलेज टू रिलेशनल डेटाबेस, आल्सो नॉर्मलाइज द रिलेशंस अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हमने चैप्टर नंबर 3 में एक ER डायग्राम बनाई थी जिसमें एक एडमिशन लेना हो अगर स्टूडेंट ने कॉलेज में, उसके लिए हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई थी जिसमें हमने 3 एंटिटीज़ बनाई थी और उनको आपस में रिलेट किया था। अब यहाँ पर आपने इन्हीं टेबल्स को बनाना है और उसके बाद इनको नॉर्मलाइज करना है। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे। हमारे पास 3 एंटिटीज़ थी ER डायग्राम में, आपको याद होगा, एक स्टूडेंट, एक फ़ी और एक ग्रुप। हम टेबल एक बनाते हैं और इस टेबल में हमने क्या करना है, हमारे पास एक स्टूडेंट ID की फ़ील्ड है, ये प्राइमरी की है, एक नेम है, एक डिपार्टमेंट है, मंथली फ़ी है, जो हमारा फ़ीस का टेबल था उसको मैंने फ़िलहाल एक एट्रीब्यूट बनाया, बाद में इसको स्प्लिट करेंगे। उसके बाद कोर्स नंबर है और कोर्स डेट है। यहाँ आप इसको ग्रुप नंबर कर लें और ग्रुप डेट कर लें कि ग्रुप कब से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमारे पास स्टूडेंट ID है 100, नेम है अहमद, डिपार्टमेंट है इसका मार्केटिंग, मंथली फ़ी है इसकी 1000 और ग्रुप नेम है इसका SPSS और सर्वेस। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं और ग्रुप स्टार्टिंग डेट है 190696 100796, ये 2 वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से आगे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। तो इसमें आपको रिपीटिंग ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, जो हमारे पास ग्रुप नेम या ग्रुप नंबर की फील्ड है आपके पास और ग्रुप स्टार्टिंग डेट है। इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, इनको हमने रिमूव करना है। जब हम इनको रिमूव करेंगे तो टेबल इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इस टेबल में अगर आप देखें तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो आ गया, लेकिन इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी है।
पहले तो हम देखेंगे इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है या नहीं है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो है इसके अंदर, क्योंकि स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है नेम, डिपार्टमेंट और मंथली फ़ी। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट आईडी लिखते हैं 100 तो नेम एक ही निकल के आ रहा है अहमद, डिपार्टमेंट भी एक ही है मार्केटिंग, और मंथली फ़ी भी एक ही है 1000। लेकिन जो ग्रुप नंबर है, ये ग्रुप नेम है, और जो ग्रुप स्टार्टिंग डेट है, ये 2 वैल्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रुप नेम और ग्रुप स्टार्टिंग डेट जो है ये नहीं डिपेंड कर रहे स्टूडेंट आईडी के ऊपर। ये दोनों जो हैं इनमें स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर को अगर हम देखें, इनको कंपोजिट की बनाएं, तो फिर इनमें स्टूडेंट आईडी और ग्रुप नेम जो है इनको अगर हम कंपोजिट की बनाएं तो ग्रुप स्टार्टिंग डेट जो है वो फिर इन दोनों पे डिपेंड करेगा कंपोजिट की के ऊपर। फिर हम इनको अलग कर देंगे, 2 टेबल बना देंगे। एक टेबल होगा हमारा स्टूडेंट के नाम से और दूसरा टेबल होगा हमारा ग्रुप के नाम से। ग्रुप में हम स्टूडेंट आईडी भी लिखेंगे, ग्रुप नेम भी लिखेंगे, इन दोनों को मिला के कंपोजिट की बनाएंगे, और फिर ग्रुप स्टार्टिंग डेट में हम वो लिख देंगे जो कि इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। 2 टेबल्स हो गए। इसी तरह से देखेंगे क्या इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो इनमें नहीं पाई जा रही, तो ये टेबल ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है। इसमें से भी मज़ीद अगर हम मंथली फ़ीस को अलग करना चाहें स्टूडेंट आईडी के साथ मंथली फ़ी, तो वो भी अलग की जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल हमने जो ईयर डायग्राम बनाई थी उसके मुताबिक ये टेबल हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन नंबर 15, ये हमने डिस्कस कर ली, और अब मैंने आपको इसमें समझा दिया कि किस तरह से आपने इनको अटैम्प्ट करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।